सभी को जोहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 कोर 12 का यूनिट 1 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सिंस 1858 टू 1909। इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रारंभ होता है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार से लाभ उठाना था, पर वास्तविक में भारत की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर कंपनी के कर्मचारियों ने राजकीय मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की एकता छिन्न भिन्न हो गई और इसका लाभ कंपनी ने पूर्ण रूप से उठाया। अंग्रेज़ों ने भारत में 1947 ईस्वी तक राज किया और उनके शासनकाल में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसके बाद भारतीय गणतंत्र के संविधान का निर्माण हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल संरचना को निर्धारित करता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। सरकार के अधिकार, गतिविधि, उसकी कार्यशैली, उसकी बनावट, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब संविधान में परिभाषित होता है। अगर हमें संविधान की परिभाषा लिखनी हो या संक्षेप में लिखनी हो तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान नियमों से भरी किताब है। यह नियम सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बनावट और कार्यप्रणाली को निर्धारित करती है। यानी कि हमारे देश की जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह कैसे कार्य करती है, इस सब का निर्धारण हमारे देश का संविधान करता है। तो भारतीय संविधान के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। उसमें प्रथम चरण जो है सो 1737 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। द्वितीय चरण 1858 से 1909 ईस्वी। तृतीय चरण 1910 से 1939 ईस्वी। चतुर्थ चरण 1940 से 1947 ईस्वी तक और पांचवा चरण 1947 से 1950 ईस्वी तक और षष्ठम जो है वह चरण माना जाता है 1950 से अब तक। तो इस वीडियो में हम 1858 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं, जो कि द्वितीय चरण में आता है। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो कंपनी का शासन था उसे खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। इस बीच में जो 1858 और 1909 के बीच में जो कानून लाया गया वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो पहले वाला हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके पृष्ठभूमि की बात करें, यानी कि इससे पहले की जो घटना है उसका अगर हम बात करें तो 1857 का विद्रोह जो भारत में हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है कि भारतीयों ने आज़ादी के लिए पहला विद्रोह किया था। दूसरा बड़ा कारण था कि ब्रिटेन में जो है सो कंपनी के खिलाफ व्यापक आंदोलन हो रहा था। ये भी बड़ा कारण था कंपनी के शासन को खत्म करने का। तीसरा, रानी विक्टोरिया जो है सो
भारत की महारानी इस शीर्षक के साथ ब्रिटेन सरकार ने भारतीय सत्ता का अधिकार अपने शासन में मिला लिया और ब्रिटेन की महारानी यानी कि भारत की महारानी इस टाइटल के साथ जाना जाने लगी और ब्रिटिश क्षेत्रों का संप्रभु भारत में हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कुछ प्रावधान जो कि निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता का पूर्ण अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिया गया, यानी कि कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार शासन में परिवर्तित हो गया। दूसरा प्रावधान था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो लाया गया था, उसमें डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी, उसे अब ख़त्म कर दिया गया। डुअल गवर्नमेंट में जो पहला था वह था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक मुद्दों पर काम करते थे, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मुद्दों पर काम करते थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में इसको ख़त्म करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शुरुआत की गई। अब भारत में प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई थी और इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री भी हुआ करता था और लॉर्ड स्टैनली सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे भारत के। तीसरा प्रावधान था कि लॉर्ड स्टैनली यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रशासन संबंधी कार्यों में सलाह और मदद करते थे। परंतु एक समस्या इसमें यह आ रही थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी था, उसे ब्रिटेन में रहकर भारत के प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान रखना था, जो कार्य थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस कारण से एक नए पद को बनाया गया और उस पद का नाम वाइसरॉय रखा गया था और इस वाइसरॉय का कार्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रशासन व्यवस्था को संभालना था, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए वाइसरॉय की नियुक्ति की गई। चौथा प्रावधान था कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के पहले लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वही भारत में प्रशासन व्यवस्था संभाल रहे थे, तो उसी पद को ख़त्म करके उसको वाइसरॉय नाम दे दिया गया था और इसलिए लॉर्ड कैनिंग ही सबसे पहले वाइसरॉय थे, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था उसे ही वाइसरॉय नाम दे दिया गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉर्ड कैनिंग थे वही वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बने। 1857 की क्रांति के बाद जो ये एक्ट लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स के मन में यह भय था कि कहीं भारतीय फिर से विद्रोह ना कर दे। इसके लिए ये कानून लाने के साथ साथ अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद दरबार रखा और वहाँ सभी जो राजनीतिक दल थे उन्हें बुलाया और वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो भारतीयों को बताया गया वो 5 प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। पहला था कि ब्रिटिश ताज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटाकर भारत की पूर्ण शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली गई है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे ब्रिटिश ताज द्वारा ले लिया गया है और अब से ब्रिटिश शासन ही भारतीय शासन व्यवस्था को संभालेगा। दूसरा प्रावधान था इस एक्ट के बाद अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया है और किसी भी राज्य को संलग्न
नहीं किया गया है। तीसरा जो बताया गया वह प्रावधान था, अब किसी भेदभाव के बिना भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विभागों में उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। चौथा प्रावधान था, इस एक्ट से पहले जितने भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, अब उनको ब्रिटेन की सेना में नौकरी दी जाएगी और उन्हें ब्रिटेन की सेना का ही भाग माना जाएगा। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे, उसे अब ब्रिटेन की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा बताया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा चौथे प्रावधान के अंतर्गत। पांचवा प्रावधान जो बताया गया था वह यह था कि कोई भी धार्मिक मामलों में पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। यानी कि जिसे जो मर्जी हो वह उस धर्म को मान सकता है और उस धर्म के रीति रिवाज को वह फॉलो कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। जिसको जो भी धर्म मानना है वह धर्म मान सकता है और सबके साथ न्याय होगा। ऐसा मतलब पांचवें प्रावधान के अंतर्गत कहा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रानी के शासन को ही इसमें प्रस्थापित किया गया था। गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसे समाप्त करके रानी की शासन को भारत में लागू किया गया था। इस कारण से क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये दूसरा पॉइंट है। 1858 के अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे। भारतीय प्रशासन में कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए थे। 1861 के बाद अधिनियम के साथ सहयोग की नीति का प्रारंभ हुआ। भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया जाने लगा। 1861 अधिनियम पारित होने के क्या कारण थे? तो ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण प्रभाव ब्रिटिश सरकार के रुख पर पड़ा। इंग्लैंड के बहुत से लोगों को यह विश्वास हो गया कि 1857 की क्रांति का कारण शासक और शासित के बीच घनिष्ठ संबंध का अभाव तथा देशों की व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीयों की अनुपस्थिति थी। यानी कि जब भारतीय ही उस व्यवस्था था उसमें शामिल नहीं होंगे तो जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसे हम कैसे समझ पाएंगे। तो भारतीय लोग सरकार के विषय में क्या सोचते हैं, इनकी जानकारी तभी हो सकती है जब प्रमुख भारतीयों को कौंसिल और गवर्नमेंट में हाथ बटाने का मौका दिया जाए। दूसरी ओर सैयद अहमद खां जैसे वफादार भारतीयों ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों को विधायिका परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। अधिनियम के उपबंध। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के भूतपूर्व अधिनियमों को एक जगह संचित किया गया तथा उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन लाया। यह विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीयों को कानून निर्माण से संबंधित कर इसने प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की नींव डाली। पहला जो उपबंध था वह यह था कि वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में एक पांचवा सदस्य सम्मिलित कर दिया गया जो एक विधि वृत्ति लीगल प्रोफेशन का व्यक्ति था, एक विधिवेत्ता न कि एक वकील। दूसरा उपबंध था कि वायसरॉय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दे दी गई। इस नियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और इस प्रकार भारत सरकार के मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। यानी कि इसी के साथ भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत तभी से माना जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। वह उस विभाग का
प्रतिनिधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी और उसका संरक्षक होता था। अतः अब समस्त परिषद के सम्मुख केवल नीति संबंधित मामले ही आते थे। निश्चय ही यही प्रणाली अधिक सफल थी। तीसरा उपबंध है, कानून बनाने के लिए वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। इन सदस्यों को वायसरॉय द्वारा नियुक्त होना था तथा वे 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते थे, यानी कि मध्य में उसे हटाया भी जा सकता था। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य और गैर सरकारी होंगे, यानी कि जो आधे सदस्य होंगे वह गैर सरकारी होंगे। यद्यपि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य ऊंची श्रेणी के भारतीय थे। इस विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। चौथा उपबंध था, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। इन कानूनों को गवर्नर गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधान परिषदें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में 1862, 1886 तथा 1897 में क्रमशः इसी एक्ट के अनुसार स्थापित की गई थी। पांचवा उपबंध था, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकतम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 6 माह तक रख सकता था, इससे अधिक नहीं। और इस मध्य में इससे अधिक तक जारी रखने के लिए उसे विधान परिषद से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस जो अधिनियम का निष्कर्ष आया है वह यह है कि इसी के साथ भारतीयों में और भारतीयों के सहयोग की नीति की शुरुआत हुई। दूसरा, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण की शक्ति वापस दे दी गई। और तीसरा, भारत में उत्तरदायी संस्था की शुरुआत हुई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से पहले आए अधिनियमों से भारतीयों को कुछ हद तक सार्वजनिक सेवा, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में प्रवेश मिलने लगा, जिसके कारण अन्य भारतीयों में भी राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना का विकास प्रारंभ होने लगा। तो 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में भारतीयों की उपस्थिति की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पारित किया। इस एक्ट में जो प्रावधान थे उसमें पहला यह था कि कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर, मतलब इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, परंतु कार्यपालिका से प्रश्न पूछने और मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा प्रावधान कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई और मद्रास की संख्या 20 एवं उत्तर प्रदेश में 15 कर दी गई। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। 2/5 सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य था। जो बहुमत सदस्य थे वे सरकारी होते थे और गैर सरकारी सदस्य की जो संख्या थी वह 2/5 होना आवश्यक था। तीसरा प्रावधान था
इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वायसरॉय को केंद्रीय में और गवर्नर को प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसरॉय की शक्तियों का प्रावधान था। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। चौथा प्रावधान था कि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। पांचवा था कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में नियुक्त किए गए गैर सरकारी सदस्य, जो मुख्यतः राजा रजवाड़े, बड़े जमींदार एवं अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे, भारत की सामान्य जनता से सामाजिक जुड़ाव स्थापित कर पाने में असमर्थ थे। अतः इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम हिंदी में 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट इंग्लिश में और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय तत्कालीन वायसरॉय एवं जॉन मॉर्ले इंग्लैंड में भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। वास्तव में इस अधिनियम को पारित होने से पूर्व 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड में तत्कालीन भारत सचिव जॉन मॉर्ले से मिला तथा उनसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को रखा, परंतु उसकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। बाद में ये मांगें भारत के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सम्मुख रखी गई, जिन्होंने इन मांगों को मान लिया। तो कुछ मांगे जो प्रावधान इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लाया गया था वह निम्नलिखित है, जिसमें से पहला प्रावधान है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में संख्या एक समान नहीं थी, इस कारण से वहाँ अलग अलग संख्या बढ़ाई गई। तीसरा पहला ही प्रावधान है, उसी के अंतर्गत आता है कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया। दूसरा प्रावधान था कि इस अधिनियम से केंद्रीय और प्रांतीय स्तर में विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे बजट में पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकलन रखना आदि, परंतु वायसरॉय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। यानी केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद को बजट पर प्रश्न पूछने का जो हक था वह दिया गया, लेकिन वायसरॉय जो थे वह इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थे। तीसरा प्रावधान था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। चौथा प्रावधान था, प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवार के लिए
केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था। पांचवा प्रावधान था मुस्लिमों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों को केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में भेजने की व्यवस्था। आय की योग्यता हिंदुओं से कम रखी गई, यानी कि जो परिषद में जाने की जो योग्यता थी वो हिंदुओं से कम रखी गई थी। छठा प्रावधान था लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी कि ये जो अधिनियम था इसे सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है।